Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Kirti and in this lecture we are going to discuss in detail about the infrastructure. पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, फिर इंडिया किस किस सेक्टर्स में ऐसी फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहा है, रिसेंट इंडियन गवर्नमेंट का प्लान क्या है टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी अदर थिंग्स. कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए एक इनोवेटिव अप्रोच यूज करता है, दैट इज बुक टू मैप टेक्निक. इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए यूपीएससी पंचामृत स्टडी नोट्स लाया है विच प्रोवाइड्स यू अ रिटन गारंटी ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी बिगिन विद द यूपीपीसीएस 60 days crash course which has a tagline 60 days UP in. So hurry up, join this course and don't be late. फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, ये खुद में से कोई गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये खुद से कोई गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, पर ये और सेक्टर को फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने सेक्टर में एफिशिएंटली काम कर सके. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं, अगर उनको फाइनली प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचना है तो वो किस चीज़ का यूज़ करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का यूज़ करेंगे, वो रोड्स का यूज़ करेंगे. तो जो ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड है, और साथ ही साथ अगर एक वेंडर दूसरे वेंडर से डिस्कशन करेगा थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक जिसपे और सेक्टर डिपेंडेंट रहते हैं अपने सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए. Fine. So these are the building blocks required for an economy to function efficiently. अगर हम देखें बेसिकली कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेलीकम्युनिकेशन. फाइन, जिसमें हम सबको ले सकते हैं, वाईफाई हो जाएगा, हमारा साइबर स्पेस हो जाएगा. इसके बाद हमारी जो टेलीफोनिक फैसिलिटी है दैट इज ऑल्सो अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंडली वाटर सप्लाई, ये दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ताकि अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, हम शिप्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तीसरी चीज़ गैस, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी जो चीज़ें आती है दैट इज ऑल्सो अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर. फोर्थ थिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर टू फंक्शन एफिशिएंटली. पांचवी चीज़ है हमारा रोड्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइफ लाइन है इंडियन इकोनॉमी का. अगर रोड्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, अगर हमने अच्छे से रोड्स को डेवलप नहीं किया, तो जो ट्रांसपोर्ट है गुड्स का, पीपल का, लेबर का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा. सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रॉपरली डेवलप करें. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो अंडर द urban infrastructure is also coming under the infrastructure. Then railway, ports, airports, all are part of the infrastructure because ये जो सारे sectors हैं वो हमारे primary sector agriculture, fishing and the tertiary sector manufacturing sector, इन सबको facilitate कर रहे हैं grow करने के लिए. फाइन, अगर इनमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमने प्रॉपरली डेवलप नहीं करी तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द गुड रिजल्ट्स. हमको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे एग्रीकल्चर से, मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं मिलेंगे बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रॉपरली रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होगा, ना ही उनके गुड्स मार्केट तक पहुंच पाएंगे. एंड देन टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. टर्शरी अगर हम आईटी सर्विसेज करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज को देखें, तो जब तक हमारे यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तब तक आईटी सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता. तो देयर कम्स द रोल ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज. फाइन, सो मूविंग नेक्स्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का बेसिकली होता है, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इकोनॉमिक थिंग्स पे डील करता है, मॉनेटरी थिंग्स पे डील करता है. जैसे कि हम इसमें लेके आ सकते हैं ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जिसको हम पे करते हैं फॉर मूविंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेबर को मूव करना है, पीपल को मूव करना है, दैट इज अंडर द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. सेकेंडली जो इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी एग्रीकल्चर फार्म को, दैट इज ऑल्सो मॉनेटरी कॉन्सेप्ट, वो मनी की टर्म्स में बात करी जा रही है, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड तीसरी चीज़ है हमारा कम्युनिकेशन फैसिलिटी जिसमें हम सारे मोबाइल फोन, लैंडलाइंस एंड ऑल्सो द इंटरनेट फैसिलिटी, साइबर स्पेस इज कमिंग अंडर इट. दूसरी चीज़ होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम मॉनेटरी टर्म्स की बात करें थे तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा फोकस होगा ह्यूमन रिसोर्स पे, दैट इज पॉपुलेशन पे. किस तरीके से
हमको उनको किस तरीके से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हमारी पॉपुलेशन के पास बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी हो और हर किसी को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए, हर किसी के पास क्लीन सैनिटेशन फैसिलिटी हो, वाटर सप्लाई हो, क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर भी हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी हो, और साथ ही साथ फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो दे शुड गेट द प्रॉपर वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज शुड ऑल्सो भी प्रॉपर। अगर हम लास्ट चीज़ देखें तो जब तक किसी के पास प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं होगी, सही तरीके का घर नहीं बना हुआ होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उस ह्यूमन बीइंग की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पर्सन पे बिलीव करता है, पर्सन को डेवलपमेंट पे बिलीव करता है, और उसी टाइम पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मॉनेटरी टर्म्स में बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। तो वाइल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, हाउ टू डेवलप दैट ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ऑन द मॉनेटरी टर्म्स कि किस तरीके से हम ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करें और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो किस तरीके से प्रोवाइड करें। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली डिफरेंस कैसा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बाहर से हेल्प करता है। जैसे हम जब बात कर रहे हैं अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी गोइंग टू डायरेक्टली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड है। पर अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो वहाँ पे क्या ऐसी पॉपुलेशन चाहिए होगी जो स्किल्ड होनी चाहिए, जो प्रॉपरली एजुकेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ से जहाँ से जो इनपुट्स आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, इनडायरेक्टली आ रहे हैं। पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रॉम विद इन द सेक्टर वो फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। दूसरी चीज़, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो फोकस करता है ह्यूमन बींग्स पे, पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे बिलीव करता है। थर्ड थिंग, जो एक्सपेंडिचर होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो जनरली पॉपुलेशन को ओवर द टाइम बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है, बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे फिजिकल जो आसपास के स्ट्रक्चर्स है, रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, देन अगेन वी से द हमारे आसपास में जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, ऑल दीज आर गोइंग टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव आवर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ह्यूमन बींग्स को इम्प्रूव करता है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है उनको, हमें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो हमें उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द कोल, फ्रॉम द नेचुरल गैस, फ्रॉम द मैनी अदर सेक्टर्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोलियम, ऑल दी सेक्टर्स। देन वी विल से द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट भी डिफरेंट टाइप की होती है, लैंड पे होती है, लैंड पे कौन सा होता है, रेलवे, देन लैंड पे और कौन सा, रोड ट्रांसपोर्ट होता है। देन अगर हम देखें वाटर वे पे भी जो शिप्स ट्रांसपोर्ट करती है टू पीपल एंड ऑल्सो द गुड्स। और तीसरी चीज़ एयर ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम बोथ मोबाइल फोन्स, लैंडलाइंस एंड इंटरनेट की चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिक्वायर्ड क्यों है। अभी तक मेरे डिस्कशन से आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, अगर हम रोड्स को कंस्ट्रक्ट करें तो वो हमें खुद से कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा, कुछ गुड्स बना के नहीं देगा। पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप करा जाए तो जो आसपास के जो सेक्टर्स है, सपोज करो आसपास का कोई बिजनेस है या कोई पूरा रूरल एरियाज है, वो डेवलप हो जाएगा अगर हमने रोड को अच्छे से डेवलप करा तो दिस इज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होल कंट्री। अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे ही डेवलप किया, आसपास पे लोगों की जो कंडीशन होगी वो इम्प्रूव होना जाएगी, उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, आसपास की जो डेवलप बिजनेसेस होंगे वो इम्प्रूव होने लग जाएंगे, कंट्री के एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमको इनडायरेक्ट बेनिफिट्स देख रही है, ऑल्दो हमें डायरेक्टली कोई गुड्स प्रोड्यूस करके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता, पर वो इनडायरेक्टली और सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम देखें कि डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जनरली वो अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे, तभी वो डेवलपिंग फेज में। अगर हम साथ ही साथ डेवलप कंट्रीज को लेके तो उनकी फैसिलिटी, जो रोड का प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, उनके एयरपोर्ट्स होते हैं, वो काफ़ी वर्ल्ड क्लास एंड बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। इसके कारण वहाँ पे और ज़्यादा बिजनेसेस सेटअप होने के लिए फेवर करते हैं। और वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज जिन पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पावर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, उसके कारण कम बिजनेसेस सेटअप होना चाहते हैं, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग रह जाती है और डेवलप कंट्रीज बेटर डेवलप्ड होती है।
ओके फाइन। तो अगर हम देखें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि अगर डेवलपिंग कंट्री सोचे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रहे हैं और एक डेवलप कंट्री देखे कि वो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप कर रही है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, अगर उन्होंने अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया तो उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, बिकॉज अभी उनका सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने सेक्टर को ग्रो करने के लिए। और साथ ही साथ अगर हमें डेवलप्ड इकोनॉमी को देखें तो उनकी ऑलरेडी अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करेंगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उनका सेक्टर इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है कि जितना वो इनपुट डालेंगे, जितना वो मनी इन्वेस्ट करेंगे, उतने उनको रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे या उनका बिजनेस एकदम से बहुत ज़्यादा आउटफ्लो नहीं करने लग जाएगा। पर अगर डेवलपिंग कंट्री में वही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च किया जाएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे अगर वो ऐसी इंप्रूव फैसिलिटी देखेंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मनी स्पेंड किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट सेम नहीं होता डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में। फाइन, अब देखते हैं जैसे ये पुअर डेवलप्ड स्टेट है, ओके, इसमें जो रोड्स होते हैं, हाईवे होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो मार्केट में प्रॉपरली सही टाइम पे रीच भी नहीं कर पाते, पहुंच भी नहीं पाते, और जो ट्रांसपोर्टेशन पे उनको मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि रोड्स अगर सही से बने हुए नहीं होंगे तो फ्यूल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। अगर रोड सही से कंस्ट्रक्टेड नहीं किए जाएंगे तो हो सकता है एयर मोड से ट्रांसपोर्ट करना पड़े। फाइन, और इससे क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज़्यादा खुश नहीं होंगे उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इतना ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो गया। और डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि अल्टीमेटली वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करना बंद हो जाएगा अगर वो देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सही से अवेलेबल नहीं है। अगर हम देखें तो द स्टेट इन्वेस्ट इन रोड बिल्डिंग, इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह के लिए, साथ ही साथ जो गुड्स है अब वो फटाफट से मार्केट में पहुंच जाएंगे, इन्वेस्टर भी अब खुशी खुशी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने जो वेजेस देने स्टार्ट करेंगे वर्कर्स को वो भी इम्प्रूव होगी। वर्कर्स की वेजेस इम्प्रूव होगी तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली हमारा जीडीपी इम्प्रूव होगा। अब इन सबको अगर हमने रोड को ही डेवलप कर लिया तो हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही है, साथ ही साथ जो लेबर है वो भी इजीली मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, तो वो लेबर को भी अगर जल्दी जल्दी वो मूव कर सकते हैं तो वो ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहेंगे रेदर देन मूविंग। रेदर अगर एक लेबर है उसको अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी जा रही है तो क्या वो अपना टाइम एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा इन कंपैरिजन टू डूइंग अ वर्क। तो अगर जैसे ही हमने रोड को इम्प्रूव करा तो वर्कर फटाफट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि वो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेजेस इंक्रीज होगी, और हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल हम देखने को मिलते हैं कि अगर ज़्यादा इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड हो रही है तो हमारी इकोनॉमी में जो वर्कर की वेजेस है वो इंक्रीज होंगी, एम्प्लॉयमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी और अल्टीमेटली हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा। अगर हम इंडिया का प्रेजेंटली देखें तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसका मेन एम है कि 2020 से लेकर 2025 तक कम से कम गवर्नमेंट 1.4 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेगी, 1.4 ट्रिलियन डॉलर रुपी इन्वेस्ट करेगी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी हमने देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट सिर्फ ये सोचा और ये अपना प्लान बनाया कि वो रोड पे एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हम देखते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगी, जो लेबर एम्प्लॉयड होगा, उनको वेजेस मिलेंगे, उनकी वेजेस इम्प्रूव होगी तो उनकी डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ बिजनेस भी ज़्यादा फैसिलिटी देखकर अपना इन्वेस्ट करने का पैसा सोचेंगे। अल्टीमेटली दोनों से क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होने से वर्कर्स की और बिजनेसेस का सेटअप होने से हमारी इकोनॉमी की जीडीपी इम्प्रूव होगी। तो गवर्नमेंट थ्रू द बैक चैनल भी, पीछे के दरवाजे से भी हमारी जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, ताकि जो हमारी अभी इकोनॉमी की प्रेजेंट सिचुएशन यही है, कोरोना से पहले भी, कोविड से पहले भी हमारी प्रॉब्लम यही थी कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, पर अभी करंटली गवर्नमेंट ने जब कोविड का टाइम देखा है जहाँ पे बिल्कुल ही इकोनॉमी में, मार्केट में डिमांड खत्म हो चुकी है, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करेंगे, वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड करेंगे, बिजनेसेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करना ज़्यादा चाहेंगे, जिससे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंप्रूव होगा और साथ ही साथ हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। तो दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 2019-20 से लेकर 2024-25 तक
अराउंड 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए जाएंगे ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसका बेसिकली एम ये है कि जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइडेड हो, बिजनेसेस के लिए भी बहुत इजीली सेटअप करना इजी बन जाए, साथ ही साथ आसपास वाले लोगों के लिए जब रोड फैसिलिटी अवेलेबल होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी, टेलीकॉम फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। और गवर्नमेंट का बेसिक एम ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, ये जो सारे रोड्स कंस्ट्रक्शन है, टेलीकॉम फैसिलिटी है, वो उन एरिया तक भी पहुँचे जो अभी तक इंडिया में डेवलप नहीं हो पाए। हम सब जानते हैं कि अगर इंडिया में जनरली हम नॉर्थ वाला पार्ट देखें, लाइक प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, ये वाले सारे स्टेट्स में काफ़ी पोटेंशियल है। अगर इनमें हमने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप कर दिया तो ये एरिया काफ़ी ग्रो कर जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो वो एग्जिस्टिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही नहीं, बट जो ऐसे एरिया जिनका अभी डेवलपमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाया उसमें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का बेसिक एम ये है कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में जीडीपी को बूस्ट देना और हमारी इंडियन इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना। देखिए जो इस प्रोजेक्ट है ना उसमें बेसिकली 24% का जो मनी इन्वेस्ट होगा वो एनर्जी में होगा। एनर्जी सेक्टर दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, कोल, थर्मल पावर दैट इज नेचुरल गैस वाले सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। 19% रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाएगा, 16% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाएगा। बोथ हमें वहाँ पे अच्छे से हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। अराउंड 13% मनी रेलवे में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड रिमेनिंग जो 30% मनी बचा, इन सारे सेक्टर्स को छोड़ के जो 30% मनी बचा उसको इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रूरल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। फाइन। और ये एस्टिमेट बताया जाता है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यूसली मूव करना है, एक अच्छी ग्रोथ रेट पे रखना है, अगर हमें 2030 तक कंटिन्यूसली ग्रो करना है तो हमें अपनी इकोनॉमी में अराउंड 4.5 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। करेंटली हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि हम 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। पर अगर हमें 2030 तक कंटिन्यूसली ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या हमें आउटकम्स मिलते हैं। हम जैसे कि मैंने आपको बताया ये और सेक्टर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हाँ अगर वो और सेक्टर्स ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली इंडिया का जीडीपी इंप्रूव होगा और इंडिया में ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमने उस एरिया में डेवलप करी जो एरियाज अभी तक प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि हमारे हर सेक्टर, हर पार्ट ऑफ इंडिया डेवलप करेगा। दैट विल बी कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। सेकेंडली, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया तो इंडिया में जब वर्कर्स, लेबर्स को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी वेजेस इंप्रूव होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, पॉवर्टी हटेगी और जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो भी अब डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, लेबर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, हमारा प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा। तो ये सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आउटकम्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने के। बिकॉज प्रेजेंटली हम जब देखते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया पे आ रहा है तो उनको देखने को मिलता है कि यार कहीं पे तो बिजली की इतनी ज़्यादा, कहीं बहुत कम लिमिटेड आवर्स के लिए अवेलेबल होती है, कहीं कहीं पे तो 6-6, 7-7 घंटे बिजली आती नहीं है, तो बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ा लॉस का फैक्टर है। सेकेंडली, उनको रोड ही नहीं मिलते तो उनको लगता है कि अरे उनको रॉ मटेरियल उनकी फैक्ट्री तक टाइम पे नहीं पहुंचेगा, उनके गुड्स मार्केट तक टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जैसे ही फार्मर भी जब उनको रोड फैसिलिटी अच्छे से अच्छे रोड कंस्ट्रक्टेड नहीं होते तो उनका जो प्रोड्यूस है, जो हार्वेस्टेड प्रोड्यूस है, उसको मार्केट तक पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तब तक उनके जो गुड्स होते हैं, जो उनका प्रोड्यूस होता है, वो बीच में ही खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो मार्केट में वो सारा हमारी वेजिटेबल्स पहुंचेगी, अगर वो थोड़ी सी भी खराब हो सके तो हम जनरली देखते हैं लोग उस वेजिटेबल्स का कम प्राइस पे करना प्रेफर करते हैं। फाइन। तो इसका क्या होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है फार्मर की इनकम पे भी। तो हम देख रहे हैं जैसे ही हमने अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी पूरे 24 आवर्स अवेलेबल कराई, रोड्स को अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया, तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देगा क्योंकि हर किसी की इनकम इम्प्रूव हो रही है।
अगर हम प्रेजेंटली रोड सेक्टर को एनालाइज करें तो हमें करंटली देखने को मिलता है कि जो रोड प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू रिमोट एरिया, बैकवर्ड रीजन तक भी वो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उनको हर जगह से पीपल को भी एक प्लेस से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए, इन्वेस्टर्स को भी, मार्केट को भी, इन सब जगह को एक से दूसरी जगह तक मूव करने में हेल्प करते हैं। और जो रोड सिस्टम है ना, अभी हम सोच के देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में बेसिकली हमें एयरपोर्ट मिलता है जयपुर में, फाइन। अगर मुझे जयपुर से कहीं पे भी एक प्लेस पे जाना है, लाइक कोटा में जाना है, कोटा में एयरपोर्ट नहीं है, तो जो भी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर किसको कोटा में जाना है तो उसको पहले जयपुर तक फ्लाइट लेनी पड़ेगी और जयपुर से कोटा तक उसको रोड फैसिलिटी के थ्रू ही पहुंचना पड़ेगा। तो जो रोड फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि हमारा एयरपोर्ट हो गया, और हम देखते भी हैं कि अगर हम रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच गए तो हम आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए रोड फैसिलिटी का यूज़ करना पड़ता है। जनरली हम देखते भी हैं कि अगर सपोज करो हमारे गुड्स हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि हमारे जो गुड्स है अगर उसको पोर्ट तक भी रीच करना है, पहुंचना है, तो वो किस तरीके से आएंगे? रोड ट्रांसपोर्ट से ही आएंगे। तो ये रोड जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सारे ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेट करता है और सारे ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट होने के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज अ रोड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फाइन, द शेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना है? अराउंड 4.77%, जिसमें से रोड ट्रांसपोर्ट का ही खुद से 3.06% रोल है। तो अगर हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड में 4.77% ट्रांसपोर्टेशन का रोल है तो उसमें से सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट का ही 3.06% रोल है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो और सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ही रोड ट्रांसपोर्ट है इन कंपेरिजन टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम रेलवे को देखें तो इंडिया में करंटली 68,000 किलोमीटर रूट पे रेलवेज का नेटवर्क है, जो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है। अगर इंडिया का रेलवे का देखें, इंडियन रेलवे IR, तो वर्ल्ड में ये थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट नेटवर्क है। ओके, तो इससे हम करंटली देखते हैं कि जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर्स मूव करते हैं वो इंडियन रेलवे से ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं, और जो हमारे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्राइट ट्रांसपोर्ट होता है, वो वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट है। तो इससे देखने को मिलता है कि इंडिया का एक तो नेटवर्क रेलवे ट्रांसपोर्ट का जो रेलवे की लाइंस है वो अराउंड 68,000 किलोमीटर तक स्प्रेड है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और साथ ही साथ जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी काफ़ी रेलवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम रिसेंट स्टेप्स देखें तो हम सब जानते हैं कि रिसेंटली भी हमारे जो पहले कुछ साल पहले तक जो हमारी जो रेलवेज होती थी वो काफ़ी अनहाइजेनिक और बहुत डर्टी होती थी। उसके केस में क्या होता था कि लोग उससे ट्रेवल करना बहुत कम प्रेफर करते थे, खुद का ट्रांसपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। पर रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत यूज़ किया है, जिससे हमने पूरा फोकस ये है कि जो हमारे रेलवेज है वो क्लीन रहे, हमारे जो रेलवे स्टेशन है वो भी क्लीन रहे। तो इससे हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की तरफ मूव करेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि रेलवे में रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम आया था, दैट इज आदर्श स्टेशन स्कीम, जिसमें स्टेशन को भी बहुत, रेलवे स्टेशन को अच्छे से डेवलप करना, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंटरनेट का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि हमारे जो रेलवे स्टेशन है वो वर्ल्ड क्लास के एक बेंचमार्क तक सेटअप हो सके। रिसेंटली भी गवर्नमेंट में, ये आपने न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट रेलवेज को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही कोई भी सेक्टर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है, उसका बेसिक एम ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है, जो टैक्स से रेवेन्यू आ रहा है, वो बहुत लिमिटेड है। अगर हमको उसको प्रॉपरली सेक्टर को डेवलप करना है, अगर उसको हमने प्राइवेटाइज कर लिया, तो प्राइवेटाइज अगर हमने रेलवे को कर देंगे तो बेटर हमको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और साथ ही साथ जो प्राइवेट की टेक्नोलॉजी होगी वो भी रेलवेज में यूज़ करी जाएगी। अगर हम सिविल एविएशन सेक्टर को देखते हैं, सेक्टर को देखते हैं तो बेसिकली इसमें हमें एयरपोर्ट्स देखने को मिलते हैं और हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ये जो हमारा इंडिया का प्रेजेंटली सिविल एविएशन सेक्टर है, दिस इज थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट फॉर सिविल एविएशन इन द वर्ल्ड, और सेकेंड नंबर पे है आफ्टर चाइना।
ठीक है। जो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें हम देखते हैं कि 7th पोजीशन पे आते हैं हम एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आता है USA, देन चाइना, देन जापान, UK एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें जिसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया को 7th पोजीशन मिली है ऑन द एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। और रिसेंटली भी हमने देखा था कि एक उड़ान स्कीम लॉन्च करी गई थी, उड़े देश का हर नागरिक करके एक स्कीम थी, जिसमें बेसिकली ये एम था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स को क्रिएट करें ताकि इंडिया में ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा एरिया रह नहीं जाए जो एयर कनेक्टिविटी से लिंक्ड ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट्स को स्टैब्लिश कर रही है। फाइन। अगर हम शिपिंग सेक्टर को देखें तो प्रेजेंटली इंडिया का जो ट्रेड होता है वो 95% बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय द वैल्यू सी ट्रांसपोर्ट से ही होता है। ऐसा आप पूछोगे कि रोड से क्यों नहीं होता, रोड तो ज़्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो हम 95% ट्रेड सी से क्यों करते हैं। देखिए, जो सी ट्रांसपोर्टेशन से हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं उससे हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अ चीपर मोड ऑफ, सस्ता मोड है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दैट इज सी ट्रांसपोर्ट। तो जैसे ही प्राइस कम हो गई तो जो गुड्स की भी प्राइस होगी वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए जनरली हम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम सी ट्रांसपोर्ट से करते हैं। और विद इन द इंडिया ऑल्सो अगर रिवर्स लिंक्ड है एक दूसरे से तो तभी भी बोट्स का यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये काफ़ी कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। जितना हमें ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगता है एक रोड से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट से देखें तो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है अगर हम सी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, रिवर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंटली भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सी ट्रांसपोर्ट से ही गुड्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। अगर हम देखें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो टेलीकॉम के लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को रिमेंबर करें, दैट इज़ भारत नेट प्रोग्राम। इसका मेन एम ये है कि इंडिया में कम से कम जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत है उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। और ये तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब कोविड का टाइम है, तो सारी चीज़ें अभी हमें पता है ऑनलाइन होने लगी है, डिजिटल होने लगी है, हम लोग खुद ही एजुकेशन डिजिटली अवेल कर रहे हैं। तो इस केस में हर ग्राम पंचायत दैट इज 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड फैसिलिटी प्रोवाइड करना इज पार्ट ऑफ भारत नेट प्रोग्राम, ठीक है। ये किस कैंपेन के अंदर आता है, डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर। फाइन। तो इसमें क्या बेसिकली हमें करना है कि हमारे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले स्टेट्स हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में और झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले नक्सल वाले एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे हमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। हमारे जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया है इसमें जहाँ पे लोगों को अभी सही स्पीड की इंटरनेट प्रोवाइडेड नहीं है, उनको हमें प्रोवाइड करना है ताकि वो डिजिटली कनेक्ट हो जाए और वो भी सारी सर्विसेज का बेनिफिट उठा पाए। तो इसका बेसिक एम ये है कि जो हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है, रेडियो है, सैटेलाइट मीडिया, इनका यूज़ करना और पब्लिक स्पेसेस में फ्री वाईफाई अवेलेबल कराना, हॉटस्पॉट अवेलेबल कराना, ताकि जो हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो डिजिटली काफ़ी सारी सर्विसेज ऑनलाइन ही अवेलेबल करती है। जो प्रीवियसली हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते थे थ्रू जब हम अपना बिल लेके जाते थे वहाँ पे पे करने के लिए, अब हम घर से बैठ के पे कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हर किसी तक पहुँचे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम सबको अच्छी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। तीसरी चीज़ है कि जो हमारा टेलीफोनिक नेटवर्क है, जो हमारा टेलीफोनिक नेटवर्क है वो ग्रो करा है 18% से इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 साल में हमें अराउंड 18% का 19% का ग्रोथ देखने को मिलता है टेलीकम्युनिकेशन में। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो आप सभी समझते हैं, जो है जियो का मार्केट में आना। जब 2015 में 16 में जियो एंटर करा था मार्केट में, उन्होंने इतनी कॉम्पिटिटिव, इतनी कम रेट्स पे लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया कि जो और प्लेयर्स थे जैसे एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, उस टाइम पे एयरसेल था, ये सारे मार्केट जो प्लेयर्स थे उनको अपने जो बिजनेस पे है उसको वापस रीलुक करना पड़ा, वापस से देखना पड़ा कि उनका जो भी बिजनेस प्लान है वो सही है या नहीं है। बिकॉज जब जियो इतना कम रेट्स में प्रोवाइड कर रहा है तो सब लोग जियो पे स्विच करने लग गए। तो जो और मार्केट में बिजनेस ऑपरेटर्स थे उनको काफ़ी थ्रेटन होना पड़ा, उनको काफ़ी अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज करने की रिक्वायर्ड हुई। ओके, सो फाइंड द ओवरऑल टेली डेंसिटी ऑफ इंडिया करंटली इज 90%। अगर हम अपने इंडिया में देखें तो टेली डेंसिटी मतलब जो टेलीफोनिक फैसिलिटी है और इंटरनेट फैसिलिटी है इट इज़ अराउंड 90%, और रूरल एरियाज़ में ये 57%
100% है और 160% है अर्बन एरियाज में। आप पूछेंगे कि 160% कैसे हो सकता है 100% से ज़्यादा। जनरली हम देखते हैं सब किसी के पास 2-2 फ़ोन होते हैं, तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल से कहीं ज़्यादा बन जाता है। फाइन, तो जो हमारा इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड फैसिलिटी है वो बहुत फास्ट पेस से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लास्ट 5 साल में इसका जो ग्रोथ हुआ है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, इसका 10 टाइम इंक्रीज हो गया है। और इसमें 88% जो रोल है, जो टेलीकम्युनिकेशन में 88% जो रोल है दैट इज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फाइन, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करा जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट का सिर्फ अराउंड 12% रोल है टेलीकम्युनिकेशन में। तो आप देखते हैं कि जो इस सेक्टर में जो कंपटीशन है इसमें बेसिकली 4 मेजर प्लेयर्स हैं, जिसमें से 3 तो प्राइवेट प्लेयर्स हैं। हम प्राइवेट प्लेयर्स देख सकते हैं, एक तो जियो है, एक एयरटेल है और एक वोडाफोन इंडिया है। कल ही वोडाफोन और इंडिया दोनों मर्ज हो गए थे। तो ये हमारे 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं और गवर्नमेंट की जो मैंने अभी आपको बताया था 88% तो ये 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं और बाकी ये जो 12% है ये हमारा BSNL और MTNL है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, पब्लिक सेक्टर है। फाइन, सो 2016 से मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लग गए थे बिकॉज जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्होंने एक दूसरे से काफ़ी बड़े कंपटीशन में एंटर कर गए, एक दूसरे को हर कोई अपनी प्राइसेस रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया अगर उनको मार्केट में सर्वाइव करना है तो ये सारा स्ट्रेस क्रिएट करने लग गया था एग्जिस्टिंग टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए। इसलिए हम देखने को मिलता है कि जो टाटा इंडिकॉम है वो मार्केट से चला गया, एयरसेल है वो बंद हो गया। क्यों? बिकॉज उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करना पड़ा, वो इतने बड़े कंपनीज नहीं थे कि वो इतना बड़ा शॉक एब्जॉर्ब कर लेते। इसलिए हमें देखने को मिला कि काफ़ी सारी जो कंपनीज है वो बैंकरप्ट हो गई, उनका प्रेजेंस ही खत्म हो गया। फाइन, प्रेजेंटली गवर्नमेंट खुद का एक कंट्रोल बनाने के लिए, ताकि कुछ तो कंट्रोल गवर्नमेंट का भी रहे, टोटली कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर पे ना चले जाए, इसलिए गवर्नमेंट भी MTNL और BSNL दोनों को बचाने की कोशिश करी। किस तरीके से? उनको उनके स्टाफ को उन्होंने बोला कि एक तो MTNL और BSNL को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया कि दोनों मर्ज हो जाए। अगर दोनों मर्ज हो जाएंगे तो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है, कोई भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है वो कम हो जाता है। उन्होंने और भी तरीके अपनाए हैं ताकि BSNL और MTNL को अभी रिवाइव कर सके, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भी स्टाफ चाहता है VRS लेने का वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर वो रिटायर हो सकता है। MTNL और BSNL को 4G स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके जो एक्स्ट्रा जो असेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जा रहा है, वहाँ से जो मनी आएगा उसको यूटिलाइज किया जाएगा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और साथ ही साथ उनका जो डेप्ट है, उनका जो लोन है बैंक्स में, उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है ताकि अगर वो NPS डिक्लेयर होने से पहले ही उनको थोड़ा सा पुश मिले, उनके लोन को एक क्रेडिबिलिटी मिले, उनको एक अप्रूवल मिले ताकि वो बैंकरप्ट ना कहलाए जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी किस तरीके का है। आगे आप पूछेंगे कि इसका टेलीकॉम में क्या रिलेशन है। देखिए, WEF की एक रिपोर्ट बताती है कि जिस तरीके से इंडिया में IT सेक्टर डेवलप किया है, विच इज़ हम IT सेक्टर जो इंडिया में है उसको हम वर्ल्ड पे बेस्ट माना जाता है। हमारे यहाँ पे इतने अच्छे IT प्रोफेशनल है, इतनी अच्छी IT सर्विसेज प्रोवाइड किया जाती है, पर WEF ने ये बताया है कि ये जो फैसिलिटी है IT की वो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास इक्वली अवेल नहीं होती। जो हमारी अपर स्ट्रेटा है उसको तो इस चीज़ का अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, पर लोअर सेक्टर को इतना अच्छा नहीं मिल रहा। इसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जो ओवरऑल IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे इंडिया में अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे जो पीयर्स हैं, दैट इज़ मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इंडिया का रोल यहाँ पे देखने को मिलता है कि 2007-8 से कंटिन्यूसली हम ज़्यादा ग्रो नहीं करें, ठीक है, हम एक कंटिन्यूसली एक ही पेस पे रहे हैं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी। पर अगर हम यहाँ पे देखें फिलीपींस, इसने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अगर हम यहाँ पे देखें इंडोनेशिया को, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में ओवर दीज ईयर्स, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। पर और हम साथ ही मलेशिया को देखें, मलेशिया तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, काफ़ी ज़्यादा एक हायर पेस पे है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। पर इंडिया ऑलमोस्ट लाइक एक ही पेस पे, एक ही स्टेज पे चल रहा है इन प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज दैट आर नियर टू इंडिया। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को इम्प्रूव करें। तो जो IT सर्विसेज अभी करंटली अपर स्ट्रेटा तक के पास अवेलेबल है,
तो वो सब डाउन पेनिट्रेट करें, हर किसी को अवेल करें, ताकि हमारा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव हो। एक और सेक्टर देखते हैं, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो किसके अंदर आता है, एनर्जी सेक्टर के अंदर आता है। तो इंडिया वर्ल्ड में करंटली थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम किया जाता है। और हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट ही करता है वेस्ट एशिया से और अदर कंट्रीज से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए पेट्रोल एंड डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। तो इंडिया का वर्ल्ड मार्केट में 5.8 कंजम्पशन है, ठीक है, किस चीज़ का, कोल का, क्रूड ऑयल का, रिन्यूएबल एनर्जी का और नेचुरल गैस का। तो हम इंटरनेशनली अगर सारी कंट्रीज का स्टैटिस्टिक देखें तो हम अराउंड वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है कंज्यूमर में ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स, और हम वर्ल्ड का 5.8% कंज्यूम करते हैं। फाइन। तो जो इंडिया में प्रेजेंटली जो ऑयल प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो है, क्यों, बिकॉज हम प्रेजेंटली जो हमारे एग्जिस्टिंग जो माइंस हैं, ऑयल फील्ड है, उनको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। फाइन। जो हमारे एक्सप्लोर करंटली फैसिलिटीज़ थी, रिफाइनरीज थी या ऑयल के वेल्स थे, उनमें से हमने आउटपुट निकाल लिया, पर हमने साथ ही साथ नई एरियाज़ को, नए ऑयल फील्ड्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी है, इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करे, इतने सारे डिस्कवरीज नहीं करी है, जिसके कारण जो इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन है वन ऑफ द लोवेस्ट है वर्ल्ड में। फाइन। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो ऑन शोर ऑफ शोर की जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ हैं, उनको जब हम यूज़ कर चुके हैं तो हम अपना मनी साथ ही साथ और फैसिलिटीज़ को और ऑयल वेल्स को एक्सप्लोर करने में लगाएं, ठीक है। अभी हमें एक और देखना है कि हमारी जो रिफाइनरी की फैसिलिटी है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। जो रिफाइनरी की फैसिलिटी है उसको हमें इम्प्रूव करना है, ताकि जो हमारा प्रेजेंटली हमारा जो ऑयल का जो रिफाइनरी के लिए हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। आपको पता है जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, फिर हमें उसको रिफाइन करके ही मार्केट में पेट्रोल पंप से लोगों को व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। पर हम जो वेजलीन्स हैं, जो हमारे पेट्रोल से बनने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो अगर हमने रिफाइनरी की कैपेसिटी को डेवलप किया तो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स को। फाइन। तो अब अगर हम देखें प्रेजेंटली भी ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट प्लेयर्स इस रिफाइनरी वाली फैसिलिटी में नेचुरल गैस को प्रोडक्शन में बहुत कम रोल प्ले कर रही है, और ये ओवर द टाइम 2016 तक तो जो प्रोडक्शन था नेचुरल गैस का और ज़्यादा रिड्यूस होने लग गया था, पर 2017 में गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए। तो नीड ऑफ द आवर ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें ताकि वो एनर्जी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें। हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, उनको लोन फैसिलिटी अवेल कराएं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड करें, उनको कैपिटल अवेलेबल हो बैंक्स के द्वारा, नॉन बैंकिंग कंपनीज के द्वारा। और इन सब पे हमने ध्यान दिया, अगर हमने अपने एनर्जी सेक्टर पे ध्यान दिया तो इंडिया बहुत बड़ा पुश देगा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को। एक और सेक्टर है दैट इज़ पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग इंडिया ने काफ़ी यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, हम सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जब ये प्रेजेंटली एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी दैट इज सौभाग्य। इसका बेसिकली एम ये था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। फाइन। तो WEF के अकॉर्डिंग इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन अपनी कंट्री में लाने के लिए। बट ये सब किस तरीके से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल विल थी, पॉलिटिकल पार्टी हमारी गवर्नमेंट चाहती थी। करंटली हमारी गवर्नमेंट का एम था कि हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, हमारा जो ग्रिड सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड सिस्टम है वो एक्सपेंड करे, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फैसिलिटी हो वो डिसेंट्रलाइज हो जाए। डिसेंट्रलाइज मतलब कि ऐसा नहीं कि सेंट्रल से ही इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, पूरे स्टेट में एक ही डिस्कॉम से अवेलेबल नहीं, हर छोटी छोटी जगह पे डिस्कॉम स्टैब्लिश्ड हो, हर नियर बाय एरिया में स्टैब्लिश हो, ताकि सारी एरियाज़ को अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए। तो अगर हमारा पावर सेक्टर लास्ट कुछ ईयर में डेवलप हुआ है तो उसका मेजर रीज़न यही है कि हमने यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस किया है, हमारी पॉलिटिकल विल थी, कमिटमेंट था कि हम पावर सेक्टर को डेवलप करें। फाइन। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था सौभाग्य स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ताकि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया दैट इज सौभाग्य पोर्टल। इसका बेसिकली ये था कि चेक रखना कि हर एरिया में,
ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। गवर्नमेंट ने ये भी देखा है कि करंटली हम 63% डिपेंडेंट है थर्मल पावर के लिए, ठीक है। थर्मल पावर मतलब कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी में मूव करें, सोलर पावर पैनल्स को यूज़ करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना, ताकि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंस इंक्रीज हो और जो थर्मल पावर है जो ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज करता है, कोल जो है ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, उस पर डिपेंडेंस कम कर दिया जाए। तो प्रेजेंटली अगर हम देखें तो वर्ल्ड में हम 81st रैंक पे है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ओके। और अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखें इंडिया में तो 2.4% ऑफ द जीडीपी ही द्वारा प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट करता है, फाइन। करंटली भी ऑल्सो इंडिया की 65% पॉपुलेशन को इम्प्रूव फैसिलिटी चाहिए सैनिटेशन की, और हमारे 25% पॉपुलेशन अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स रिलीज करे गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जिनको करंटली हमें अपने माइंड में रख के वर्क आगे करना है। अगर हम एक और सेक्टर देखें ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज माइनिंग सेक्टर, तो माइनिंग सेक्टर में जनरली 95 मिनरल्स प्रोड्यूस की जाते हैं, विच इंक्लूड 4 मेजर एनर्जी मिनरल्स, दैट इज कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाले मिनरल्स मिलते हैं, दैट इज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिग्नाइट। 5 एटॉमिक मिनरल्स है, दैट इज रूटाइल, जिरकॉन, यूरेनियम और मेटलिक, नॉन मेटलिक, और ये सारे मिनरल्स इंडिया में माइनिंग सेक्टर द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, फाइन। तो जो माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर है प्रेजेंटली हमारे जीडीपी का 2.38% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारे जीडीपी में ग्रॉस वैल्यू एडेड में 2.38% कॉन्ट्रीब्यूशन इज बाय द माइनिंग सेक्टर। तो इससे जो मिनरल्स यूज होते हैं, इससे मिनरल जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, टर्शरी सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, हर जगह इन मिनरल्स का यूज होता है ताकि ये ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट का भी, हमने रिसेंटली भी देखा था, हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम है 2022 तक हर किसी के पास घर हो, तो ये हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आता है। तो इंडिया में करंटली 37.7 करोड़ पीपल जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, फाइन। जो हमारी पॉपुलेशन का 31% है, जिसको हमारी जो ये पॉपुलेशन है अगर हम 2030 तक देखें तो अर्बन एरियाज में ये पॉपुलेशन 37 करोड़ से 60 करोड़ बन जाएगी। तो नीड ऑफ द आवर ये है कि हम अर्बन फैसिलिटीज़ को, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डेवलप करें, अर्बन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा हाउसेस क्रिएट करें, ताकि जो भी लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, जो भी लोग विलेजेस से सिटी में आ रहे हैं, उनको घर मिले रहने का और साथ ही साथ वो ऐसे स्लम वाले एरिया में नहीं रिसाइड करें। अगर वो स्लम वाले एरिया में रहेंगे तो उनके पास प्रॉपर्ली सैनिटाइजेशन फैसिलिटी नहीं होगी, उनके पास वाटर फैसिलिटी नहीं होगी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई भी बिना घर के रहे, उनके पास ये बेसिक फैसिलिटी ना हो। इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डेवलप करना, सबके लिए घर बनाना, और एडिशनली जो हमारी पॉपुलेशन और ज़्यादा अर्बन एरियाज में मूव करेगी उनको ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेल कराना, फाइन। इसलिए गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट इज मैं अभी आपको बता रही थी हाउसिंग फॉर ऑल, जिसमें सारे अर्बन पुअर्स को 2022 तक घर प्रोवाइड किया जा सके। अब देखते हैं कि जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंटली स्टेटस है, वो इतना पीछे क्यों रह गया। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें फाइनेंस करने के लिए हमें पैसा कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स प्रोवाइड करता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें ग्रो करना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, मनी तो चाहिए। अब बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मनी लैंड करना कम प्रेफर करते हैं, मनी लोन प्रोवाइड करना कम प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो गया तो कम से कम 5 से 10 साल तो उसको बनने में लगेंगे। अब 5 से 10 साल उनका मनी जो होगा वो एक सेक्टर में स्टक हो जाएगा, अटक जाएगा। तो इसका देखो वो सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कम ही वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करें। सेकेंडली जो गवर्नमेंट का भी जो होता है ना बिहेवियर है, हम जानते हैं सभी कि इंडिया में जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो कहा जाता है कि 5 साल में कंप्लीट होगा, पर अल्टीमेटली वो होता है 10 या 15 साल में कंप्लीट। तो जब इतना लंबा टाइम लग जाता है, इसलिए हमारा वो सेक्टर इतना एक्टिव नहीं है, इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको बहुत लंबा टाइम लग जाता है और अल्टीमेटली उस पर जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है वो भी ज़्यादा लगने लग जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर सही टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। फाइन, मैंने जैसे एक और चीज़ बताई कि हम सोच के बैठते हैं कि 5 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, पर हम 10 से 15 साल लगा देते हैं, तो मतलब हमने अपने टारगेट्स को अनअचीवेबल और अनरियलिस्टिक रखा है।
हमने ये अपने पूरे प्लान को सही से फॉर्मुलेट नहीं करा कि कितना टाइम लग सकता है, कितना मनी लगेगा, कितना और रिसोर्सेज लगेंगे। हमें प्लानिंग में कहीं ना कहीं हमने दिक्कत करी है। फाइन, तो हमें ये देखना है कि हमारे टारगेट्स रियलाइजेबल हो, जिसको हम अचीव कर सकते हो, जिसको हम अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फाइन, देयर इज ऑल्सो लिटिल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर क्यों कम पार्टिसिपेट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? सबसे पहली बात, एक तो फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता, बैंक से नहीं अवेलेबल होता। सेकेंडली, गवर्नमेंट इतने सारे हर्डल्स लगाती है, बैरियर्स लगाती है और अप्रूवल देने में टाइम लगा देती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर को उस सेक्टर में जाना ही नहीं है जहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं दिखता और इतना लंबा मनी उनका स्टक हो सकता है। तो लैंड एक्वायर करने में उनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत धीरे से इम्प्लीमेंट होता है। इसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट सेक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट में आना ही नहीं चाहते। तो फर्दर हम क्या, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो हम आगे क्या सोच सकते हैं कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल करने में टाइम लगाती है उसको क्विकली करा जा सके, उसको बहुत फास्ट किया जा सके और बैंक्स को भी मोटिवेट करे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी लेंड करे। फाइन, तभी हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो नीड ऑफ द आर ये कि अगर बैंक्स पे हम जितना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाह सकते तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड मार्केट को डेवलप करें। अगर बॉन्ड से मनी अवेलेबल हो जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी होगा और प्राइवेट प्लेयर्स भी, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी खुश रहेंगे। हमें हमारी जो इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, लीगल प्रोविजंस होते हैं और लीगल जो सारे बैरियर्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसको बूस्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट लेना चाहिए ताकि जो रिस्क शेयर करना की बात आती है गवर्नमेंट द्वारा और प्राइवेट प्लेयर द्वारा, वो रिस्क शेयर कर दिया जा सके और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। तो जैसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ हमारे और सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी भी ग्रो करने लग जाएंगे। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, हमारी पॉपुलेशन का इंप्रूवमेंट होगा। तो नीड ऑफ द आवर है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बिकॉज इससे साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। एम्प्लॉयमेंट आएगी तो लोगों के पास सैलरी आएगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। फाइन, तो नीड ऑफ द आवर यही है कि हम इन्वेस्टमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें और इस सेक्टर को ग्रो करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लेक्चर है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इसमें मैंने ओवरऑल हर सेक्टर के बारे में बात करी है, फ्रॉम द पावर, एनर्जी, फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, माइनिंग, हाउसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने जिस तरीके से इस लेक्चर में आपको सारे सेक्टर्स को कवर किया, मेरे को लगता है कि ये पूरा लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ना है तो if you want to join and connect with us, you can follow us on the Twitter, Facebook, Instagram and YouTube. If you want to purchase our UPPCS 60 days crash course or UPSC Pancham study notes, you can contact on this number. You can click on the link in the description box. So till then, thank you for watching and have a nice day.